नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त अचल का हो चुका है और इस बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की आज की सबसे अहम खबर के साथ कर लेते हैं, क्योंकि आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। आज से 5 दिसंबर तक होंगी कुल 4 बैठकें। सचिवालय को अब तक 1497 प्रश्न प्राप्त हुए हैं। तारांकित 751, अतारांकित 746 प्रश्न मिले हैं। ध्यानाकर्षण 194, स्थगन प्रस्ताव 6, अशासकीय संकल्प 14 और शून्यकाल 52 प्राप्त हुए हैं। वहीं 2 शासकीय विधेयक भी इस बार प्राप्त हुए हैं। तो आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र है 5 दिसंबर तक। आपको बता दें कि कुल 4 बैठकें इस सत्र में होने वाली है। ज्यादा जानकारी लेने के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, मध्य प्रदेश के लिए काफी अहम दिन, विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाले हैं। कई सारे प्रश्न लगे हैं। पहले दिन की बात करें, क्या कुछ आज खास रहेगा? और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 4 दिनों तक चलने वाला है और इसको लेकर विपक्ष भी नाराज हो रहा है कि 4 दिनों तक ही सिर्फ शीत चलने वाला है। बिल्कुल अपूर्वा, देखिए जिस तरह से ये जो सत्र है इसकी अवधि काफी कम है, ऐसा विपक्ष ने लगातार आरोप लगाया है। हालांकि इसके बावजूद कई सारे बड़े मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष इसको उठाएगा। खास तौर पे अगर हम बात करें तो विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है उसमें छिंदवाड़ा में जो बच्चों की मौतें हुई है कफ सिरप से, वो मुद्दा है। किसानों की बिजली और खाद का मुद्दा है। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि लगातार विधायकों के प्रश्नों के गलत जवाब आ रहे हैं विधानसभा में, उसको लेके भी विधायकों की नाराजगी है। और इस मामले में तो विपक्ष को सत्ता पक्ष के विधायकों का भी साथ मिल सकता है। कुल मिलाकर छोटा सत्र है, लेकिन छोटे सत्र की अवधि से ही कहीं ना कहीं हंगामा शुरू होगा और हम देखेंगे कि चारों बैठकें यानी कि इस 5 दिवसीय सत्र में हर दिन हंगामा नजर आने वाला है। जी बिल्कुल अनुराग, 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की बरसी भी है, तो क्या उस दिन अवकाश रहेगा या विधान? देखिए, चूंकि ये परंपरा रही है कि उस दिन विधानसभा अगर होती भी है तो सिर्फ गैस त्रासदी के जो मृतक है उनको श्रद्धांजलि देके विधानसभा की कार्रवाई निरस्त की जाती है। लेकिन अगर आज हम देखें तो कुल 5 दिवसीय सत्र में 4 ही बैठकें रखी गई है, तो निश्चित रूप से 3 दिसंबर को जो है विधानसभा की कार्रवाई स्थगित रहेगी। जी, प्रश्नों की अगर बात करें तो कितने प्रश्न अभी तक कुल लगाए गए? देखिए, बड़ी संख्या में प्रश्न और सब महत्वपूर्ण रूप से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की बात की जाएगी। क्योंकि 751 तारांकित प्रश्न है और लगभग 746 जो है वो अतारांकित प्रश्न है। तो इन प्रश्नों के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली ये शून्यकाल की सूचना है जो 52 लगाई गई है। और साथ में अगर हम बात करें तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिस पर सबसे ज्यादा हंगामा होता है मध्य प्रदेश विधानसभा में हमने देखा है, तो वो लगभग जो है अभी तक के 15 आ चुके हैं। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो पूरी तरह से विधानसभा में विधायक तैयार है अपने मुद्दों को उठाने के लिए। लेकिन जिस तरह की घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में रहे हैं, तो निश्चित रूप से काफी गर्माहट रहने वाली है। काफी हंगामा जो है कार्रवाई के दौरान दिखेगा। जी बिल्कुल, तो एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में काफी हंगामा देखने को इस बार मिल सकता है। आज से आपको बता दें 4 दिवसीय सत्र की शुरुआत है। 4 दिनों तक इस बार का सत्र चलने वाला है। देखना होगा कि पहले दिन क्या कुछ होता है। ब्यूरो प्रमुख हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने विधानसभा शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की है। धन्यवाद अनुराग। और चलिए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम आप तक पहुंचा देते हैं। तो आज उज्जैन दौरे पर रहने वाले हैं सीएम। दशहरा मैदान में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद भोपाल रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और 10:55 पर विधानसभा सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे कार्य मंत्रा समिति की बैठक में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे रविंद्र भवन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, जिसमें भी शिरकत करने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। वहीं शाम 5:20 पर भोपाल से इंदौर के लिए रवाना हो जाएंगे। इंदौर के राजवाड़ा स्थित गोपाल मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत करने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज का शेड्यूल जारी हो चुका है और काफी व्यस्त रहने वाले हैं सीएम। आज आपको बता दें कि उज्जैन दौरे पर रहेंगे, उसके बाद भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। 10:55 पर विधानसभा पहुंचेंगे, जहां सदन की कार्यवाही में भी शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। वहीं दोपहर 1 बजे कार्य मंत्रा समिति की बैठक है, जिसमें भी शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे रविंद्र भवन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भी शिरकत करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इधर
60वीं ऑल इंडिया डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के समापन के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने रविवार को सपरिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात नया रायपुर स्थित स्पीकर हाउस में हुई। मुलाकात के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और लिखा कि मोदी जी की तन्मयता और स्नेह से पूरा परिवार अभिभूत है। उन्होंने कहा कि व्यस्त कार्यक्रम के बीच पीएम मोदी का समय निकालना उनके लिए विशेष सौभाग्य की बात है। ये मुलाकात न सिर्फ सौहार्दपूर्ण रही बल्कि परिवार के लिए यादगार भी साबित हुई। तो डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सपरिवार मुलाकात की। स्पीकर हाउस नया रायपुर में ये आत्मीय भेंट हुई है। डॉक्टर रमन सिंह ने एक्स पर तस्वीरें भी इस मुलाकात की साझा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने आभार भी इस दौरान जताया है। तो तन्मयता और स्नेह से पूरा परिवार अभिभूत है, रमन सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा है। पीएम मोदी से मिले हैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह। सपरिवार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इधर 60वें डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने छत्तीसगढ़ आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सपरिवार मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया में साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने लिखा कि सत्पुरुष संसर्गी ही कीर्तार्थी जीवनम, जिसका मतलब सत्पुरुषों का संग जीवन को सार्थक कर देता है। सोशल मीडिया एक्स पर किए पोस्ट में मुख्यमंत्री साय ने लिखा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमारे परिवारजनों से हुई मुलाकात जीवन भर याद रहने वाला प्रेरक अनुभव है। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच जिस आत्मीयता से मोदी जी ने सबका हाल चाल पूछा, बच्चों से सहज होकर बात की और आशीर्वाद दिया, वह अस्वर्णीय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान परिवार की 3 पीढ़ियों को एक साथ उनके सानिध्य में बैठने का अवसर मिला। यह हमारे लिए भावुक कर देने वाला क्षण था। इस गरिमाए और आत्मीय भेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। 3 पीढ़ियां एक साथ धन है, सीएम साय ने अपने पोस्ट में लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम साय ने सपरिवार मुलाकात की। तो मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना विधानसभा सीट पर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। विधायक कार्यालय में भाजपा की बैठक हुई, जिसमें सांसद लता वानखेड़े के एक बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। सांसद ने कार्यकर्ताओं को कमर कसने की अपील कर दी है। उनके इस बयान ने उपचुनाव की संभावनाओं को और मजबूत कर दिया है। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट से जीती विधायक निर्मला सप्रे से लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए भाजपा का दामन थाम लिया था, लेकिन उन्हें अब तक कांग्रेस की सदस्यता से औपचारिक इस्तीफा नहीं दिया है। दल बदल का मामला हाई कोर्ट में है। इसी बीच शनिवार को सागर सांसद लता वानखेड़े ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे विधानसभा में चुनाव होने वाला है। उनका यह बयान सीधे बिना उपचुनाव की ओर इशारा करता है। तो कांग्रेस पार्टी ने भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए गुजरात का सह-प्रभारी नियुक्त किया है। बिहार के बाद यह उनकी दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आईएनएस न्यूज से बातचीत में देवेंद्र यादव ने कहा कि वे संगठन को मजबूत करने, जन समस्याओं को समझने और कांग्रेस को अधिक प्रभावी बनाने पर काम करेंगे। बिहार चुनाव पर बयान देते हुए उन्होंने वोट चोरी का आरोप भी लगाया। विधायक देवेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। राहुल गांधी की कोर टीम जैसे बिहार में काम की, अब गुजरात में काम करने जा रही है। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे इसको निभाएंगे? मेरे लिए ये खुशी की बात है कि शीर्ष नेतृत्व का स्नेह और शीर्ष नेतृत्व का विश्वास लगातार बना हुआ है और गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी मिली है। 2027 नवंबर दिसंबर में इलेक्शंस हैं। ये मेरे लिए एक बड़ा अनुभव रहेगा और हम लोग पूरी जिम्मेदारी से गुजरात में मैदानी क्षेत्रों में उतरकर वहाँ पे जन समस्याओं को देखते हुए, संगठन को मजबूत करते हुए कांग्रेस की स्थिति को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। मोदी जी से टक्कर है, अमित शाह जी से रणनीतिकार जो पार्टी को चला रहे हैं, पार्टी के सब कुछ कहे जा रहे हैं, उनसे टक्कर है इस बार आपका? देखिए, ऐसा है कि ये युवाओं का ज़माना आ गया है भारत में। अब भारत में युवा मुखर होकर बोल रहा है। आप देखिए, ये युवा देश है। यहाँ पर जो जनसंख्या है युवाओं की वो किस कदर है, तो युवा बदलाव लाता है। अब कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल रहा है और हम सब
ज़मीन पर मेहनत करेंगे और पार्टी को खड़ी करना, पार्टी को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे, सर्वोच्च योगदान देंगे। बिहार भी रहे हैं आप, उतनी सफलता नहीं मिल पाई, आपने मेहनत की है लगातार, जिस प्रतिशत में आना था मत उतना नहीं आया, उसके लिए फिर आगे मंथन कुछ? बिहार पे सभी पार्टियों का, हमारी गठबंधन की जो पार्टियां हैं उन सब लोगों से डिस्कशन चल रहा है और उस पे हम लोग एक ओवरऑल फीडबैक लेने के बाद अपने पॉइंट रखेंगे। बिहार में पार्टी ने, गठबंधन ने काफ़ी प्रयास किया, जिस तरीके से जनसभाएं हो रही थी, लोगों की भीड़ आ रही थी, उससे कहीं पर भी ये दिखता नहीं था कि इस तरीके का रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट आया है। तो इस रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हुए इस बात को समझना है कि इसमें SIR और वोट चोरी क्या क्या माध्यम से इस चुनाव को मैनेज किया गया है और ग्राउंड की असलियत क्या है उसको समझने की ज़रूरत है। उसके बाद इस पर और स्पष्ट से बात करेंगे। देवेंद्र यादव जी हैं, गुजरात में मेहनत करेंगे अब बिहार के बाद, और लगातार जो केंद्रीय टीम है इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और राहुल गांधी जी को रिपोर्ट देंगे। भिलाई से कैमरा प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। इधर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज से चौपाटी हटाने को लेकर विवाद अब बढ़ता जा रहा है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय और कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर मामले को उठाया है। कांग्रेस का कहना है कि दुकानदार बेरोजगार हो चुके हैं, परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन भाजपा के नेताओं को इससे कोई लेना देना नहीं है। मामले पर महापौर मीनल चौबे ने कहा कि चौपाटी अवैध थी इसलिए टूटी। यूथ हब के नाम पर जब चौपाटी बनी तब उनका कोई विरोध नहीं आया। सिंगल एजेंसी को चौपाटी का टेंडर दिया गया तब कोई सामने नहीं आया। तो हाल ही में आपको बता दें कि साइंस कॉलेज के पास जो चौपाटी लगाई जाती थी उसको हटा दिया गया, निगम की कार्रवाई हुई और तब से ही इसको लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक सरगर्मियां इसको लेकर तेज होती गई और वही एक बार फिर से कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को उठाया है और सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं। मीनल चौबे, महापौर, रायपुर महापौर जो है मीनल चौबे, उनका भी पलटवार इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आया है। साइंस कॉलेज चौपाटी मामला, और इस मामले पर पूरी बात करने के लिए हमारे साथ महापौर मीनल चौबे हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। मैडम, लगातार चौपाटी को लेकर जो पूर्व विधायक विकास उपाध्याय है, अन्य कांग्रेसी नेता है, लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, हटाने की बात जो है वो लगातार। शैक्षणिक स्थलों से घिरे हुए स्थल पर जब चौपाटी निर्माण हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने उसका वहां पर विरोध किया था। जनता ने बढ़ चढ़कर हमारे साथ उस विरोध में हिस्सा लिया था। बाकायदा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था जिसमें जनता की पूरी सहभागिता थी। तत्काल बाद जब चुनाव हुआ तो जनता ने हमको भरपूर मैंडेट दिया, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो शहर की सरकार हो, और जनता की मंशा थी कि चुनाव में आने के बाद हम उस चौपाटी को हटाएंगे। अवैध चौपाटी को हटाया गया। मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी इस विषय पर क्यों राजनीति कर रही है। जनता को यूथ हब का सब्जे बाग दिखाकर वहां पर चौपाटी बनाया गया। 60 दुकानें पूरे यूथ फूड कोर्ट के रूप में खोल दिया गया। तब वो कांग्रेस की सरकार कहाँ थी? जब यूथ हब को चौपाटी बनाया जाया था तब कांग्रेस का विरोध क्यों नहीं आया? यूथ हब के नाम पर चौपाटी बनाकर एक सिंगल एजेंसी को दे दिया गया, तब जनता कहाँ थी? आज वो गरीबों के हिमायती बनकर आ रहे हैं। तो जब सिंगल एजेंसी के रूप में उस चौपाटी को दिया गया तब ये कांग्रेसी नेता कहाँ पर थे? एक सिंगल एजेंसी को देने के बाद 60 उनके किराएदार, जिनको लगभग 25,000 रुपए की राशि में दुकानें किराए पर दी गई हैं, उनको जब 1000 सीटर तत्कालीन नालंदा परिसर का जो हमारे पास स्वीकृति आई, उसके बाद उनको मात्र 300 मीटर की दूरी पर उनको वहां से शिफ्ट किया गया। लगातार विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि टेंडर जारी हो गया, दुकानें आवंटित हो गई। अगर अवैध थी तो वैधानिक तरीके से कैसे आवंटित कर दी? मतलब कांग्रेस की सरकार है, उनको पहले से पता था कि यहाँ पर कोई यूथ हब नहीं बन रहा है, चौपाटी बन रही है। वो मानसिक रूप से इसलिए तैयार थे। इसीलिए जब यूथ हब के नाम पर चौपाटी बना तो उनका कोई विरोध नहीं आया। 60 दुकानें फूड कोर्ट के रूप में खुल गई, तब कांग्रेस का कोई विरोध नहीं आया। गरीबों के मसीहा बनने वाले कांग्रेस की सरकार ने जब एक सिंगल एजेंसी को उस चौपाटी का टेंडर दिया गया तब कोई सामने नहीं आया। तो इस प्रकार की सस्ती राजनीति कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। साइंस कॉलेज ग्राउंड चौपाटी मामले पर महापौर मीनल चौबे ने अपना स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि यूथ हब कभी वहां पर बन ही नहीं सकता था। देखने वाला विषय ये होगा कि आने वाले समय में ये चौपाटी मामला और कितना ज्यादा तूल पकड़ता नजर आता है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। ये पूरा मामला भारतीय जनता पार्टी के राजेश मूणत जी और मीनल चौबे जी दोनों लोगों ने ठेकेदार से दुकानें मांगी थी कि हमारे कार्यकर्ता को दुकान दीजिए। उनको दुकान नहीं मिली। जब ये अवैध था तो आपने कैसे दुकान मांगी? और अभी इसमें गरीब की बात करते हैं,
2 चौपाटी है, एक बूढ़ा तालाब की चौपाटी, यहाँ का फूड कोर्ट तो हटा दिया। जो एक्चुअल में चौपाटी है उसको कब भारतीय जनता पार्टी, नगर निगम और जिला प्रशासन हटाएगा, उसकी डेट को बताए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं तो आईएएस संतोष वर्मा के ब्राह्मणों पर दिए विवादित बयान ने अब तुल पकड़ लिया है। भले अपने विवादित बयान के लिए संतोष वर्मा ने माफी मांग ली हो, लेकिन बवाल फिर भी जारी है। रविवार को भोपाल के 2 नंबर स्टाफ चौराहे पर स्वर्ण समाज के कर्मचारियों ने सिर पर कफन बांधकर प्रदर्शन किया। भोपाल में एक बार फिर से आईएएस अधिकारी के विरोध में ब्राह्मण समाज सर पर कफन बांधकर प्रदर्शन कर रही है। हम बातचीत कर लेते हैं कि सर पर कफन बांधकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। संतोष वर्मा को गिरफ्तार करो, संतोष वर्मा को बर्खास्त करो, संतोष वर्मा का आईएएस अवार्ड वापिस लो। आगे क्या? आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, कफन बांध के ज्ञापन दे रहे हैं, तो सरकार को ये मैसेज दे रहे हैं कि सरकार ये जान जाए कि जब अब आर और पार है, या तो सरकार संतोष वर्मा आईएएस के खिलाफ कार्रवाई करे, उसको बर्खास्त करे, उसको गिरफ्तार करे, जेल में डाले और उसका फर्जी आईएएस अवार्ड वापस ले। जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा, चाहे अब जेल भरना पड़े, चाहे भोपाल और प्रदेश बंद करना पड़े, लेकिन करेंगे। और सभी अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नोटिस दे दिया है, इसके बाद 7 दिन का टाइम दिया है। संवैधानिक प्रक्रिया में किसी कर्मचारी द्वारा कोई अपराध किया गया तो नोटिस से समस्या का हल नहीं होगा। उसने छोटा मोटा अपराध नहीं किया, उसने देश की संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया है, जाति धर्म समाज को कुठंगित किया है। संतोष वर्मा ने जो अपराध किया है वो नोटिस से कुछ नहीं होगा। संतोष वर्मा को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत तत्काल सेवा से पृथक किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजकर उसको व्यवस्थित दंड से दंडित किया जाए। बिल्कुल, कर्मचारियों का कहना है, यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उनका कहना है कि संतोष वर्मा पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, उसे जेल भेजा जाना चाहिए। कैमरा पर्सन हरि के साथ स्वाति शर्मा, INS न्यूज़ भोपाल। तो खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।